चलो गाइस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आपका अगला रिवीजन सेशन, जिसके अंदर हम लोग आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो लगभग आपका 1.5 घंटे तक मैक्सिमम रहेगा। अगर अपने जितना मैं ये वीडियो के अंदर आप लोगों को एग्जेम्पशन पढ़ा रहा हूँ, बस उतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया, ट्रस्ट मी, आप 95% एग्जामिशन के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। आई नो ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोगों को ये चैप्टर देखने में या पढ़ने में बहुत ज्यादा बोर होता रहेगा, पर ट्रस्ट मी गाइस, अगला मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके क्रिस्प वे में आप लोगों को ये फटाफट रिवाइज करवा दूं, ताकि आप लोगों को बोर भी ना हो और आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर मार्क्स भी डेफिनेटली स्कोर करते हैं। ठीक है, सीधा सर चलो मुद्दे की बात करेंगे अपन। गवर्नमेंट को किसने पावर दिया गया हुआ है एग्जामिशन को इशू करने का? तो सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट और साथ ही साथ में सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि अगर आप चाहो तो पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड विद इन 1 ईयर टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया था, गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन लेके आना चाहता है, तो वो 1 साल के अंदर लेके भी आ सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसका इफेक्ट कैसा माना जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जब से नोटिफिकेशन आया था तब से उसका सेम मीनिंग माना जाएगा। क्लियर है सर? एक एक करके अपन ना अलग अलग सेगमेंट्स को देखेंगे, जिसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे चार्ट्स बनाए हुए आप लोगों के लिए। आ जाओ, उसके अंदर एक एक पॉइंट को अपन देखेंगे। सर सबसे पहले आपका सेगमेंट कौन सा है? हेल्थ केयर सेक्टर। देखो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या बोलते हैं, अगर आप कोई भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर कर रहे हो किसी भी इंजुरी का, इलनेस का, एबनॉर्मेलिटी का, प्रेगनेंसी का या डिफॉर्मिटी का, बट ये सब काम किसके अंदर होना चाहिए? आपका रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। किसमें होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या आएगा? एलोपैथी आएगा, होम्योपैथी आएगा, योगा आएगा, नेचुरोपैथी आएगा, सिद्धा आएगा, यूनानी आएगा, आयुर्वेद आएगा। वापिस से सर एक बार नाम बढ़ेंगे, क्या क्या आएगा? एलोपैथी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा आएगा। इसके अलावा अगर और कुछ भी रहेगा तो वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या नहीं है, वो आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में लिख के देंगे। उसके बाद में सर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किसनी करनी चाहिए? या तो कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करे, या मेडिकल प्रैक्टिशनर, या पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो बड़े बड़े आपके हॉस्पिटल रहते हैं, जैसे पूना में पूना हॉस्पिटल है, जहांगीर हॉस्पिटल है, रूबी क्लिनिक है, वो सब। मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एक बंदा जो अकेला कहीं पे भी अपना छोटा सा क्लिनिक सेटअप करके बैठा हुआ है। ये लास्ट में आता है पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स यानी कि जो लोग डॉक्टर वगैरह नहीं रहते, बट उनके पास वो सारा नॉलेज रहता है, जैसे कि आपकी नर्स हो गई, या वार्ड वाइज वगैरह हो गए, वार्ड, हाँ ऑफिस वाइज, हॉस्पिटल के वार्ड वाइज वगैरह, वो सब इसमें आ गए। सर हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर है ना आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट भी आएगा। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट आएगा। उसके अंदर सर अगर आप लोग कोई भी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हो, तो उसका इंटेंशन देखो आप लोग क्यों कर रहे हो। अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट या रिस्टोर करने वाले हो एनी एनाटॉमी को और एनी फंक्शंस ऑफ बॉडी विच आर अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निशियल डिफेक्ट, इंजुरी या ट्रॉमा, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर आपने प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी अपनी मर्जी से नहीं करवाई, बट अगर आपकी कोई भी बीमारी थी, वो बीमारी को ठीक करने के लिए अगर वो करवाया गया, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने ऐसे ही कोई भी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद में सर अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रूम को रेंट पे दे रहा है, तो चेक करो क्या वो ICU, ICCU, CCU, NICU तो नहीं है। ICU, ICCU, CCU, NICU, इसके रूम्स हमेशा क्या माने जाएंगे? एग्जेम्प्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट ऑफ रूम पर डे, ये हमेशा क्या माने जाएंगे? एग्जेम्प्ट। बट सर अगर आप अदर रूम्स के अंदर की बात करोगे, तो चेक करो उसका पर डे का रेंट कितना है। अगर उसका पर डे का रेंट अप टू 5000 रुपीज है, तो पूरा अमाउंट हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर ये अबव 5000 है, तो कंप्लीट अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यानी कि सर अगर आपका रूम रेंट था पर डे का 7000, जो कि ICU, CCU, ICCU, NICU नहीं है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? पूरा 7000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सर उसके बाद में आता है कंसेप्ट रिटेंशन मनी का। देखो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक अलग डॉक्टर है, ये अलग हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल ने क्या किया, एक पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट से 1 लाख रुपीज फीस ली, बट इसको ये सर्विसेज कौन देने वाला है? डॉक्टर देने वाला है। हॉस्पिटल ने आगे डॉक्टर को कितना पैसा पे किया? 80,000 रुपीज पे किया। यानी कि हॉस्पिटल ने यहाँ पे क्या किया? 20,000 रुपीज का अपने पास क्या रखा? रिटेंशन मनी रखा। तो ये रिटेंशन मनी भी क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। समझा?
उसके बाद में चलो सब लोग स्क्रीन के ऊपर इस एक चार्ट को देख लो, फूड सप्लाइड वाले चार्ट को। चलो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बात कर रहे सर अगर आप लोग है ना फूड सप्लाई कर रहे, आप कौन हो, आप हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल फूड किसको सप्लाई कर रहा, एडमिटेड पेशेंट को कर रहा, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा जिसके अंदर हेल्थ केयर और फूड का सर्विस मिल रहा है। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो खाना खाने के लिए एडमिट हुआ है या इलाज लेने के लिए, तो इलाज लेने के लिए, तो ये इसके अंदर का प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगा हेल्थ केयर, तो ये पूरा का पूरा सप्लाई हो जाएगा एग्जेम्प्ट। सर अगर हॉस्पिटल ने कोई भी खाना सप्लाई किया डॉक्टर को या स्टाफ को, वो बन जाएगा टैक्सेबल। अगर हॉस्पिटल ने फूड को सप्लाई किया नॉन एडमिटेड पेशेंट को, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। वापिस से देखो, हॉस्पिटल ने खाना सप्लाई किया एडमिटेड पेशेंट को किया, तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज माना जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो कॉम्पोजिट सप्लाई। अगर हॉस्पिटल खाना दे रहा है डॉक्टर को या स्टाफ को, या अगर हॉस्पिटल खाना दे रहा है नॉन एडमिटेड पेशेंट को, ये दोनों क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। बट सर अगर फूड सप्लाई कोई भी थर्ड पार्टी कर रहा है तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है सर। ART-IVF को भी इंडिया में एग्जेम्प्ट किया क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना है। सर अगर आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो बायोमेडिकल वेस्ट का या प्रिजर्वेशन कर रहे हो स्टेम सेल का बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, ये सर्विसेज जीएसटी में क्या है, टैक्सेबल है। सर अगर कोई भी वेटरनिटी क्लिनिक वाले सर्विसेज दे रहे वो जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है, यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स के डॉक्टर। और लास्ट में आता है सर अगर कोई भी प्रॉपर्टी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेंट पे दे रहा है वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ये रहे समरी नोट्स। एक बार मैं आपको ना जो अपना मेन बुक है उसके अंदर से भी गो थ्रू करवा देता हूँ। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब ये सारे पॉइंट्स आ गए। रूम रेंटिंग का अपन ने देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन इन एम्बुलेंस का वाला पॉइंट भी समझ के लो। अगर आप लोग कोई भी पेशेंट को एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज दे रहे हो तो वो सर्विसेज भी जीएसटी में क्या मानी गई है, एग्जेम्प्ट मानी गई है। हेल्थ केयर सर्विसेज में सब आता जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बट क्या नहीं आएगा, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निशन डिफेक्ट, ये भी अपन ने देख लिया था। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजिकल लैब। पैरामेडिक्स यानी कि ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपन ने देख लिया, रिटेंशन मनी देख लिया, फूड सप्लाइड वाला पॉइंट अपन ने देख लिया, ART-IVF स्टेम सेल देख लिया, रेंटिंग हाउस शॉप देख लिया, वेटरनिटी क्लिनिक देख लिया। डन है, बोलो जल्दी से। यहां तक अपना कौन सा सेगमेंट कंप्लीट हो गया, आपका हेल्थ केयर वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एकदम क्रिस्प वे में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा। चलो सर एक अगला सेक्टर अपन अभी यहाँ पे छोटा सा पहले देख लेते हैं जो किसकी बात करता है, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर। देखो अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो किसी भी म्यूजियम को, नेशनल पार्क को, सेंचुरी को या टाइगर रिजर्व को, वापिस से आपका एडमिशन किधर है, म्यूजियम, नेशनल पार्क, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर आप लोग किसी भी कैसीनो में जा रहे हो, गैम्बलिंग प्लेस पे जा रहे हो, वो हमेशा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। उसके बाद में सर अगर आप लोग सर्कस को जा रहे हो, डांस जा रहे हो, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को जा रहे हो, अवार्ड शो को जा रहे हो, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या स्पोर्टिंग इवेंट या प्लानिटेरियम में जा रहे हो, तो आपको टिकट का प्राइस चेक करना है। अगर वो अप टू 500 रुपीज है तो पूरा एग्जेम्प्ट, मोर देन 500 रुपीज है तो पूरा अमाउंट, एंटायर अमाउंट क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। ये हो गया आपका एंटरटेनमेंट वाला सेक्टर। एक काम करते, जो जो सेगमेंट कंप्लीट हो रहे ना उसको अपन टिक मारते चलते। देखो ये पहला वाला हो गया, उसके बाद में आपका सेकंड वाला कौन सा था रे, एंटरटेनमेंट सेक्टर किधर गया, नीचे है, नीचे है, नीचे, ये रहा। एंटरटेनमेंट सेक्टर को भी अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सर उसके बाद में अगला सेक्टर किसकी बात करता, अगला सेक्टर बात करता है कोई भी सर्विस एक आर्टिस्ट दे रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर आर्टिस्ट आपको क्लासिकल या फोक आर्ट वाली सर्विसेज दे रहा है ना तो एग्जामिशन मिलेगा। अदर सर्विसेज, बॉलीवुड का डांस, हॉलीवुड का डांस, ब्रेक डांस, बेली डांस, वो सब इसके अंदर आ गया, वो सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। हाँ अगर आर्टिस्ट कोई भी क्लासिकल या आर्ट फॉर्म वाला आपको सर्विसेज दे रहा है तो चेक करो वो सर्विसेज क्या बोल के दे रहा है, क्या वो ब्रांड एम्बेसडर बोल के दे रहा है या आर्टिस्ट बोल के दे रहा है। अगर ब्रांड एम्बेसडर बोल के देगा तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अगर वो अदर्स बोल के दे रहा है तो कंसिडरेशन चेक करो, कंसिडरेशन अप टू 1.5 लाख है तो एग्जेम्प्ट, अबव 1.5 लाख है तो होल अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। वापिस से सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। आर्टिस्ट की दो टाइप की सर्विसेज, क्लासिकल और आर्ट फॉर्म, अदर्स टैक्सेबल, क्लासिकल आर्ट फॉर्म
क्या बोल के दे रहा है? दो बातें, ब्रांड एम्बेसडर एज एन आर्टिस्ट, ब्रांड एम्बेसडर टैक्सेबल एज एन आर्टिस्ट, कंसीडरेशन चेक करो, दो बातें, अप टू 1.5 लाख, अबव 1.5 लाख, अबव 1.5 लाख पूरा अमाउंट टैक्सेबल, अप टू 1.5 लाख जितना भी अमाउंट मिला पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। सर चार्ट बनाना रहेगा तो एक सेकंड में वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से ये वाला चार्ट बना के ले लो सब लोग। फन डन, चलो हो गया। अभी आर्टिस्ट वाला पॉइंट आप लोगों का मैं ना सारे पहले जो हैंड रिटन नोट्स है ना आप लोगों को वो पढ़ा था, टेंशन लो मत, बाद में मैं सब एच एंड एवरी पॉइंट आपको बुक में से भी कवर करवा दूंगा। चलो सर अगला पॉइंट बात कर रहा है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग, अभी ये स्पोर्ट्स सेक्टर की बात कर रहा, आप लोग सर्विसेज किसको दे रहे हो? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहे हो या अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहे हो, वो देखो। मालिक अगर आपने सर्विसेज अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दी ना, वो बन जाएगी टैक्सेबल। इमेजिन करो एकत्वम एकेडमी प्रीमियर लीग बन रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने विराट कोहली को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया, उससे अगर जो भी सर्विसेज मिलेंगी वो क्या बन जाएगी? टैक्सेबल। क्योंकि भले ही विराट कोहली एक प्लेयर है बट वो सर्विसेज अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा तो वो बन जाएगा टैक्सेबल। बट हाँ अगर आप रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रहे हो तो चेक करो सर्विसेज दे कौन रहा है। अगर सर्विसेज प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है, अंपायर दे रहा है, कोच दे रहा है, टीम मैनेजर दे रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बट सर अगर सर्विसेज टीम सिलेक्टर, पिच क्यूरेटर, कमेंटेटर, चेयर लीडर, टेक्निकल एक्सपर्ट दे रहे तो ये सर्विसेज क्या हो जाएगी? आपकी टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मैं बार बार पॉज करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग साइमल्टेनियसली लेते चलो मेरे साथ में। सर अगला पॉइंट बात करेगा सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। देखो भैया अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर आप लेबर प्लस मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो ना, लेबर प्लस मटेरियल, तो यार वो टैक्सेबल है। लेबर प्लस मटेरियल आए तो टैक्सेबल है। बट हाँ अगर आप ओनली लेबर बोलो या प्योर लेबर की सर्विसेज दे रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी को दे रहे हो? क्या वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या वो प्रॉपर्टी कमर्शियल है? कमर्शियल है तो टैक्सेबल बन जाएगा। बट अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को दे रहे हो तो चेक करो क्या वो इंडिपेंडेंट यूनिट है या यूनिट इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। सर इंडिपेंडेंट यूनिट यानी कि एक सेपरेट बंगला वगैरह बना रहे होगे, यूनिट इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी कि एक कोई तो भी हाउसिंग सोसाइटी है या एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है उसके अंदर एक अपार्टमेंट को आप सर्विसेज दे रहे हो, अगर एक अपार्टमेंट को दे रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। बट अगर इंडिपेंडेंट यूनिट को दे रहे हो तो चेक करो क्या ये न्यू वर्क है या रिपेयर्स और रिनोवेशन वाला वर्क है? रिपेयर्स एंड रिनोवेशन इन दो टैक्सेबल। बट अगर न्यू वर्क है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। वो अभी से सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे। आप लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो तो चेक करो ओनली लेबर है या लेबर प्लस मटेरियल है? लेबर प्लस मटेरियल है तो टैक्सेबल। ओनली लेबर है तो चेक करो प्रॉपर्टी कैसी है, रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है? कमर्शियल रहेगा तो टैक्सेबल, रेसिडेंशियल रहेगा तो चेक करो क्या वो इंडिपेंडेंट यूनिट है या यूनिट इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है? यूनिट इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टैक्सेबल। इंडिपेंडेंट यूनिट तो चेक करो सर्विसेज कौन सी दे रहे हो, न्यू वर्क या रिपेयर? न्यू वर्क करोगे तो एग्जेम्प्ट, रिपेयरिंग का काम करोगे तो टैक्सेबल। ठीक है, चलो सर अगला पॉइंट बात करता है आप लोग सर्विसेज दे रहे हो रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सर सर्विसेज आप कौन सी दे रहे हो? या तो पब्लिक हेल्थ, या तो स्पिरिचुअलिटी और योगा, या तो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, या तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सर्विसेज किसने देनी चाहिए? 12AA 12AB वाली एंटिटीज ने। बाकी के लोगों ने दिया तो टैक्सेबल, बट जो एंटिटी सेक्शन 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर हुई है उन्होंने अगर ये 4 टाइप की सर्विसेज दी तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर कौन सी सर्विसेज? सबसे पहले आप लोग पब्लिक हेल्थ में क्या कर रहे हो? केयर और काउंसलिंग कर रहे हो। सर आप किसका केयर और काउंसलिंग कर रहे हो? सबसे पहले जो भी इल पीपल है, या तो जो भी मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, या तो जो भी एडिक्टेड पर्सन है उनका, या फिर आप लोग केयर एंड काउंसलिंग किसका कर रहे हो? सॉरी केयर एंड काउंसलिंग के अलावा आप लोग क्या कर रहे हो? अवेयरनेस फैला रहे हो फैमिली प्लानिंग या HIV इन्फेक्शन रिलेटेड, तो ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्योंकि पब्लिक हेल्थ में क्लासीफाई होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आप लोग किसी को भी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा की सर्विसेज दे रहे हो, तुमको नो 12AA 12AB वाली एंटिटीज, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कर रहे हो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। या तो लास्ट में बोलते अगर आप एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अबेंडेंट, ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन के लिए। या फिर अगर आप लोग ये सर्विसेज दे रहे हो किसी भी फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन को, या तो आप लोग ये सर्विसेज दे रहे हो किसी भी प्रिजनर को, या तो
टू एनी पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। एज 65 से ज्यादा चाहिए, रहने के लिए रूरल एरिया में चाहिए, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट माना जाएगा। देख लो सर, ये वाला चार्ट पूरा स्क्रीन के ऊपर है आपके, देख लिया। चलो उसके बाद में क्या बोलते हैं सर, देखो अगर ये ऊपर वाली 4 एक्टिविटीज है, उसके अलावा अगर कोई भी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है 12AA 12AB वाली एंटिटीज, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। यानी कि अगर ट्रस्ट ने कोई भी एडवर्टीजमेंट का सर्विसेज दिया इन रिटर्न टू एनी डोनेशन, तो वो एडवर्टीजमेंट वाला सर्विसेज क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है। फिर सर अगर कोई भी प्रोफेशनल बंदा रिहेबिलिटेशनल की सर्विसेज दे रहा है, सर रिहेबिलिटेशन यानी कि क्या, जैसे कि वो नशा मुक्ति केंद्र संजू मूवी में था, तो वो सर्विसेज क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर उसके बाद में अगर आप ओल्ड एज होम की सर्विसेज दे रहे हो, आप कौन हो, या तो आप गवर्नमेंट हो, या तो आप 12AA और 12AB वाली एंटिटीज हो, या तो आप अदर्स हो। सर देखो अगर गवर्नमेंट और 12AA AB वाली एंटिटीज ने छोड़ के अगर और कोई भी पर्सन ओल्ड एज होम चला रहा है, उसकी सर्विसेज टैक्सेबल बन जाएगी। एग्जेम्पशन किसको है, गवर्नमेंट को और 12AA AB वाली एंटिटीज को। उनके केस में आप क्या चेक करोगे, कंसिडरेशन पर मंथ। साथ में आप लोग क्या चेक करोगे, क्या वो बंदे का एज 60 और मोर है क्या। देखो अगर ओल्ड एज होम का सर्विसेज एक ऐसे पर्सन को दे रहे जिसका एज लेस देन 60 है, तो वो सर्विसेज टैक्सेबल है। बट हाँ अगर पर्सन का एज 60 और मोर है, तो आप चेक करो आप पर मंथ कितना कंसिडरेशन ले रहे हो उससे। अगर वो अप टू 25,000 ले रहे हो तो एग्जेम्प्ट, मोर देन 25,000 ले रहे हो तो हमेशा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंटिंग सर्विसेज बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके एरिया के अंदर है ना सर्टन प्लेसेस है जिसको उसने रेंट पे दिया, जिसके अंदर या तो रहेगा प्लेस टू स्टे यानी कि रेसिडेंशियल के लिए, तो अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई भी अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा अगर पर डे का रेंट लेस देन 1,000 है। सर एग्जैक्ट 1,000 है या उससे ज्यादा है तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड केस बात करता है हॉल्स की, जैसे कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल वगैरह, तो वो एग्जेम्प्ट कब रहेगा, जब अमाउंट पर डे 10,000 से कम है। हाँ अगर पर डे का अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। और लास्ट में बात करते कोई भी कमर्शियल शॉप्स की या कमर्शियल प्लेसेस की, अगर कमर्शियल प्लेसेस रेंट पे दी जा रही है तो पर डे पर मंथ का रेंट चेक करो, पर मंथ का रेंट लेस देन 10,000 है तो एग्जेम्प्ट, 10,000 और मोर है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है। सर अगर आप लोग कंसिडरेशन सर्विसेज दे रहे हो टू परफॉर्म एनी, सॉरी आप लोग कंसिडरेशन दे रहे हो टू परफॉर्म एनी रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि अगर पर्सन को कंसिडरेशन मिल रहा है कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। जैसे किसी का घर की ओपनिंग है तो वास्तु शांति की पूजा, या तो किसी की शादी आ रही तो उसके ओकेजन की पूजा, वो सारे के सारे पैसे जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। सर अगला पॉइंट बात करता है, अगर आप लोग कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस की सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि बाथरूम, वॉशरूम, लैबोरेटरीज, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, ये सारे जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर ये कोई भी दे, 12AA वाले दे, AB वाले दे या अदर्स दे तो भी एग्जेम्प्ट है। बट सर अगर आप लोग पार्किंग की सर्विसेज दे रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर फिर अभी है ना यहाँ पे ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, अगर वो इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विसेज, और इंडिविजुअल किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, आर्ट्स या कल्चर के लिए, आर्ट्स या कल्चर के लिए कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। सेम वे में अगर 12AA 12AB वाली एंटिटीज ने कोई भी ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विसेज दी इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स तो वो एग्जेम्प्ट है। सर मतलब अगर आर्ट्स और कल्चर का सर्विस एनी पर्सन दे रहा है अदर देन इंडिविजुअल, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। सर फिर अगला पॉइंट बात किसकी कर रहा है यहाँ पे, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन यानी कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या तो जो पर्सन जीएसटी में लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो अगर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आपका नॉन टैक्सेबल पर्सन है तो सवाल आएगा ही नहीं, तो जीएसटी आएगा ही नहीं। बट हाँ अगर वो टैक्सेबल पर्सन है, सर यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, टैक्सेबल पर्सन यानी कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर किससे ज्यादा है, आपका 20 लाख से ज्यादा है। किससे एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा है, उसका 20 लाख से ज्यादा है। सर 20 लाख बाकी के स्टेट्स के लिए
10 लाख आपका वो 4 स्टेट्स के लिए आता है। कौन से 4 स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो उनकी बात नहीं चालू, वो छोड़ के बाकी के स्टेट्स में अगर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो चेक करो क्या वो पर मंथ पर मेंबर मेंटेनेंस कितना ले रहे, यानी कि पर मंथ पर मेंबर अगर उनका मेंटेनेंस अप टू 7,500 है तो सारा का सारा अमाउंट क्या बन जाएगा? मेंटेनेंस का एग्जेम्प्ट। बट अगर वो मोर देन 7,500 का आपसे कोई भी मेंटेनेंस ले रहे, लेट्स से 8,200 का ले रहे, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 8,200 का। सर आपको ये मेंटेनेंस चेक करना है पर मेंबर पर मंथ, मतलब अगर समझो एक मेंबर के 2 फ्लैट्स है तो उसके लिए 7,500 ईच फ्लैट का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर देखो इसके अंदर अगर मेंटेनेंस के अंदर कोई भी अमाउंट सोसाइटी को मिल रही है एज अ प्योर एजेंट, मतलब समझो आपका मेंटेनेंस था 7,000, आपने सोसाइटी को 3,000 रुपीज दिया लाइट बिल भरने के लिए, तो टेक्निकली आपने तो 10,000 रुपीज दिया विच इज मोर देन 7,500, बट ये सोसाइटी का ना 3,000 रुपीज का इनकम है ही नहीं, उनको ये पैसा आगे किसको पे करना है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करना है, तो उसका मेंटेनेंस का अमाउंट कितना कंसीडर होगा? यहाँ पे सिर्फ 7,000 कंसीडर होगा, और क्योंकि 7,000 लेस देन 7,500 है, ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। बट हाँ सर अगर आपने मेंटेनेंस में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कोई भी क्या दिया? कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टूवर्ड्स सोसाइटी फंड, जैसे कि जिम फंड, स्विमिंग पूल फंड एक्सेट्रा, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका काउंट होगा आपके मेंटेनेंस वाले अमाउंट में, ठीक है। चलो सर फिर अगला पॉइंट बात करते हैं कि अगर कोई भी सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है किसी भी बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को, तो चेक करो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी किधर है। अगर वो रूरल एरिया में है तो जो सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे वो बन जाएंगे एग्जेम्प्ट। बट अगर ये बैंक एंड फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी अर्बन एरिया में है तो जो सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक वगैरह को दिए वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल, और वो टैक्स आरसीएम पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। डन है यहां तक? चलो सर एक बार है ना जितने पॉइंट्स अपन ने पढ़े ना उसको अपन बुक में गो थ्रू कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स बॉडी वाला पॉइंट हो गया। सर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में नाम कौन से आते? तो ये सारे नाम आते, इसको एक बार रीड करके छोड़ देना, रीड ओनली वन से ये सारे, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, अगर आप लोग कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सरशिप दे रहे हो जो इन्होंने प्रोवाइड किया है स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि ये लोग कंडक्ट करवा रहे, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगेन इसको भी रीड ओनली वंस के अंदर आप लोगों को डालना है, ठीक है। तो इसके साथ में अपने ये वाला भी पॉइंट हो गया रीड करके। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पेंडिंग रखना है अपने को थोड़ा। कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। उसके अंदर और एक पॉइंट है कि भैया अगर आप लोग प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज दे रहे हो, किसको सर्विसेज दे रहे हो? गवर्नमेंट को, किसके लिए? ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दे रहे हो, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो फिर वो आपका न्यू वर्क रहे या आपका वो रिपेयर वाला वर्क रहे, आपका काम कौन सा है? प्योर लेबर, तो ये जीएसटी में क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये वाला एक पॉइंट है इधर, ये पॉइंट को मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिख के समझाता हूं, जो बात करता है टीडीआर और एफएसआई के बारे में। ध्यान से देखना, यहां पे था आपका एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है? आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा, और यहां पे ना आपको मिल रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। लेट से ये पूरा प्लान था आपका 100 फ्लैट्स का, जिसके लिए आपने कंसीडरेशन कितना चार्ज किया था? 100 करोड़, मतलब पर फ्लैट कॉस्ट कितना हो गया था आपका? 1 करोड़। और अभी आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना या तो टीडीआर लेना था, या तो एफएसआई लेना था, या तो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड को लेना था। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड यानी कि जिसका ड्यूरेशन 30 ईयर्स या उससे ज्यादा है। और ये सब करने के लिए आपको खर्चा आया था 20 करोड़ रुपीस। कितना खर्चा आया? 20 करोड़। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि ये टाइम पे ना आपके कितने फ्लैट्स बुक हो गए चेक करो। आपका बोलना है सर हमारे 60 फ्लैट्स बुक हो गए। हमारे कितने फ्लैट बुक हो गए? 60 फ्लैट बुक हो गए, जिसका हमें 20 करोड़ का एडवांस मिल रहा है।
और यहाँ पे ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसके बाद में हमारे 40 फ्लैट्स सेल हुए। कितने फ्लैट्स? 40 फ्लैट्स, जिसका मैं बोलूँ एंटायर कंसिडरेशन जो है ना वो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो भैया गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि ये जो 60 फ्लैट्स है ना, 60 फ्लैट्स का पूरा अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट, 60 करोड़, अपन इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात किधर लिखी है? शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज बी में, सॉरी शेड्यूल 2 के पैरा 5 के क्लॉज बी में। और सर अगर पूरा कंसीडरेशन हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में मिल रहा तो इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये लिखा है आपका शेड्यूल 3 के पैरा 5 में। तो सर यहाँ पे ना आपको अभी अपोर्शन करने का है टीडीआर को। कहना है ये 60 फ्लैट्स के लिए जो आपका टीडीआर है, एफएसआई है या लीज वाला अमाउंट है, ये सब मिला के 12 करोड़ बनेगा। अगर 100 फ्लैट के लिए 20 करोड़ है तो 60 फ्लैट के लिए 12 करोड़ बन गया। और यहाँ पे ये 40 फ्लैट्स के लिए टीडीआर, एफएसआई या लीज ये कितना आएगा आपका 8 करोड़। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि यहाँ पे क्योंकि 60 करोड़ पे आपने टैक्स पे किया है, 12 करोड़ आपके क्या माने जाएंगे? एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। और सर यहाँ पे क्योंकि आपने ये 40 फ्लैट्स के ऊपर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं किया, इसका जो टीडीआर, एफएसआई वगैरह है ना, इसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये जीएसटी में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। रादर इसको अपन सप्लाई मानेंगे और ये जीएसटी में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। देखो सर, उसके पहले अगर ये पॉइंट किसी को लिखना है ना तो एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लो। सर ये लिख के हो गया क्या आपका? सर अगर ये लिख के हो गया ना तो अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका रोड जा रहा है और यहाँ पे एक फार्मर का फार्म है, यहाँ पे एक फार्मर का फार्म है, यहाँ पे कोई तो भी एक लाइट का पोल था। ये क्या था? यहाँ पे लाइट का पोल। अभी आप क्या कर रहे हो? अब ये लाइट पोल से फार्मर को है ना इलेक्ट्रिसिटी को लाके दे रहे हो। इतने डिस्टेंस पे उसको क्या सप्लाई कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी लाके दे रहे हो, जिसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या इरेक्शन कर रहे हो या कमीशनिंग कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे इलेक्ट्रिसिटी को आगे आप लोग ट्रांसफर कर पाओगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज किया तो ये कंसिडरेशन जीएसटी में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। वो पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सर, ओके सर। उसके बाद में अगला एग्जामिशन अपन देखेंगे एजुकेशन सेक्टर का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बहुत ध्यान से सुनना। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले यहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कहना है यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन है? आपका सप्लायर। अगर वो कोई भी सर्विसेज अपने स्टूडेंट को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है या फैकल्टी को दे रहा है, अगेन सर्विसेज कौन दे रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किसको दे रहा है? स्टूडेंट को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है या फैकल्टीज को दे रहा है। तो ये सर्विसेज आपकी क्या हो जाएगी? जीएसटी में एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट बोल रहे सर, अगर कोई भी पर्सन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सर्विसेज भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि मालिक यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो कौन है? आपका रेसिपिएंट। कौन है? रेसिपिएंट। तो चेक करो वो कौन सी सर्विसेज दे रहा है। पहले तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, सर ट्रांसपोर्टेशन किसका करेगा? ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी। किसका ट्रांसपोर्टेशन दे रहे? स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी। तो सर अगर ये प्री स्कूल या एचएससी तक दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, बट अगर ये कॉलेज को दे रहा है तो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। सेम वे में सर अगर आप केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, इंक्लूडिंग क्या? मिड डे मील्स अगर आप लोग दे रहे हो, एचएससी तक दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट, कॉलेज को दे रहे हो तो टैक्सेबल। सेम वे में अगर आप सिक्योरिटी, हाउसिंग या क्लीनिंग का सर्विसेज दे रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे रहे हो तो एचएससी तक एग्जेम्प्ट, कॉलेज को टैक्सेबल। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर अगर आप लोग सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग का सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो फॉर ए इवेंट हेल्ड आउटसाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो बन जाएगा आपका टैक्सेबल। ठीक है सर। फिर अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हो, किसी के लिए भी कंडक्ट करवाओ सर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबके लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है। और लास्ट में आप लोग क्या दे रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल दे रहे हो, तो कॉलेज को दे रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, HSC या प्री स्कूल को दे रहे हो तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है सर। अगर आप लोग कोई भी नेशनल टेस्ट एजेंसी को पैसा दे रहे हो फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो बन जाएगा एग्जाम्प्ट। सर अगर आप लोग कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड को कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि आप लोग जब 10th या 12th स्टैंडर्ड में थे ना, आपको बोर्ड को फीस देनी पड़ती थी, एग्जामिनेशन फीस, तो वो एग्जामिनेशन फीस भी क्या हो जाएगी, एग्जाम मानी जाएगी। सर सर्विसेज अगर कोई भी प्राइवेट कोचिंग दे रहा है ना, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सर यहाँ पे भी ये जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हो ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दोगे तो एग्जाम्प्ट है। अगर ये सर्विसेज आप लोग कोई भी प्राइवेट कोचिंग को दोगे ना, तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्लासिफाई नहीं होगा। ठीक है तो सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल और कॉलेज वो जो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडियन यूनिवर्सिटी ने या इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सर अगर आप डिग्री कोर्सेज कर रहे हो तो वो रिकॉग्नाइज किससे होना चाहिए, इंडियन लॉ से, तो ही उसको एग्जाम मिलेगा। अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है सर। अगला पॉइंट बात करता है, आपने बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया, तो सर बोर्डिंग स्कूल में मैं बोलूँ कंपोजिट सप्लाई मिलता है आपको, जिसके अंदर एजुकेशन मिल रहा, अकोमोडेशन मिल रहा, फूड मिल रहा, लॉन्ड्री मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो सर यहाँ पे आपको मल्टीपल यानी कि 2 और मोर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बहुत मिल रहा फॉर अ सिंगल प्राइस। बट मेरे को बताओ, आप बोर्डिंग स्कूल में क्या पिकनिक मनाने तो गई नहीं, वहां का आपका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एजुकेशन है, हेंस ये ऑल सर्विसेज क्या हो जाएगी, आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है उसके बाद में सर अगला पॉइंट बात करता है डुअल क्वालिफिकेशन के बारे में। सर अगर आप लोग डुअल क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हो जहां पे बोथ कोर्सेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट। सर इफ एनी वन और बोथ कोर्सेस आर अनरिकॉग्नाइज्ड, तो चेक करो फीस कैसी दी है। अगर सिंगल फीस दी है तो ये मिक्स सप्लाई मानेगा, जो भी हाईएस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। बट सर अगर आपको सेपरेट फीस दिया गया हुआ है तो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स वाला एग्जाम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्स वाला टैक्सेबल। सर एक एग्जांपल दो, एग्जांपल में डुअल क्वालिफिकेशन ले रहा हूं, एमबीए कर रहा हूं मैं, एमबीए इन फाइनेंस और एमबीए इन नेल आर्ट। ठीक है और इसके लिए मेरे से फीस चार्ज की गई है 80,000, एक ही फीस, तो कहना है से ये मेरा पूरा का पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। बट सर अगर मेरे से ऐसी फीस चार्ज की गई कि सर हम आपसे 70,000 ले रहे, किसका 70,000 है, फाइनेंस वाली फीस है, और 10,000 रुपीज की जो हम आपसे फीस ले रहे वो किसकी है, नेल आर्ट वाली फीस है, तो कहना है इसे आउट ऑफ माय एंटायर 80,000 मेरे 70,000 के ऑफ फाइनेंस वाले, एमबीए इन फाइनेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और ये 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझा क्या? ठीक है चलो सर फिर अगला पॉइंट बात करता है, आप लोग फूड को सप्लाई कर रहे हो। देखो अगर फूड को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने सप्लाई किया तो एग्जेम्प्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने। बट अगर फूड आपका कोई भी थर्ड पार्टी सप्लाई कर रहा है, तो अगर थर्ड पार्टी फूड को सप्लाई कर रहा है तो चेक करो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर अदर देन स्कूल है तो टैक्सेबल, बट अगर ये प्री स्कूल या HSC को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है सर फूड के अंदर क्या था आपका, सर अगर आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी मतलब क्या, आपकी प्री स्कूल, तो अगर मिड डे मील का फैसिलिटी आंगनवाड़ी में दिया गया वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है फीस फॉर कैंपस प्लेसमेंट, अगर ये फीस उन्होंने स्टूडेंट से चार्ज किया तो एग्जेम्प्ट, कंपनी से चार्ज किया तो टैक्सेबल। ठीक है फिर सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी या प्लेसमेंट सर्विसेज, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। फिर सर IIM के अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेस है जिनका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है वो बन जाएगा टैक्सेबल, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। सर फिर अगर आप लोग कोई भी फीस पे कर रहे हो, लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। फिर सर एक पॉइंट आता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेस और
प्राइवेट आईटीआई कोर्सेस वो क्या हो जाएगा आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फिर सर एफिलिएशन सर्विसेज, जो भी आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड रहता है, या आपकी स्कूल है तो वो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड रहती है, एफिलिएटेड रहती है। तो सर एफिलिएशन सर्विसेज अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे रहा है वो टैक्सेबल बन जाएगा, बट अगर एफिलिएशन सर्विसेज कोई भी बोर्ड स्कूल्स को दे रहा है तो चेक करो स्कूल कौन सी है। अगर स्कूल गवर्नमेंट की है तो एफिलिएशन चार्जेस एग्जेम्प्ट, बट अगर स्कूल अदर्स है तो एफिलिएशन चार्जेस क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में सर अगर आप लोग कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो गवर्नमेंट को, जिसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बेयर कर रहा है लेस देन 75%, तो वो सर्विसेज टैक्सेबल है। बट अगर गवर्नमेंट खुद खर्चा कर रहा है 75% और मोर, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट बन जाएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना ये वाले सर्विसेज को। ठीक है, ठीक है सर। चलो सर अगला सेशन देखेंगे अपन जो बात करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। चलो सर एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे भी एकदम फटाक से देखेंगे शानदार तरीके से। सर एग्रीकल्चर सेक्टर में ना सबसे पहले आप लोग कर रहे हो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, नहीं तो रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स। मालिक देखो हॉर्स वर्ड जिधर भी आया वो हमेशा टैक्सेबल, कुछ सोचने का ही नहीं, हॉर्स वर्ड दिखा तो क्या लिख देने का, हमेशा टैक्सेबल। ठीक है सर। देखो अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जेम्प्ट है। अगर आप लोग फार्म लेबर को सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपके पास लेबर है, किसी बंदे को फार्मिंग के लिए लग रहा, आपने उसको लेबर सर्विसेज दिया फार्म का काम करने के लिए, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर अगर आप लोग कोई भी प्रोसेस फार्म के ऊपर कैरी कर रहे हो जिससे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोड्यूस चेंज नहीं हो रहा, अल्टर नहीं हो रहा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है सर। देखो यहां पे ना एक पॉइंट को समझ लो, अगर आपने पैडी को राइस में कन्वर्ट किया, एक ही सेकंड, आपने क्या किया, पैडी को राइस में कन्वर्ट किया, तो सर ये एक्टिविटीज है ना आप फार्म पे नहीं करते हो, ये कन्वर्जन ऑफ पैडी इनटू राइस वाला सर्विसेज है ना वो मिल्स के अंदर होता है, और क्योंकि वो अभी मिल्स के अंदर हो रहा है ये सर्विसेज आपकी क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। सर एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब सर्विसेज आप लोग कहां पे कैरी कर रहे हो, फार्म पे कैरी कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद में सर अगर आपके पास एग्रो मशीनरी है, आपने उसको रेंट पे दिया, या आपने वैकेंट लैंड को रेंट पे दिया, ये भी जीएसटी में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। फिर सर अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज दी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज यानी कि आप लोगों ने फार्मर को नॉलेज वगैरह दिया, या आप लोगों ने उनको बताया कौन से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए, यानी कि फार्मर का नॉलेज बढ़ाया बाय एनीवेज, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद में सर कमीशन बाय एपीएमसी एजेंट। सर अगर एपीएमसी एजेंट को कोई भी कमीशन मिल रहा है, एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी, बेसिकली फार्मर्स हर बार सिटी या टाउन में आके अपना सारा प्रोड्यूस नहीं बेच सकते, वो क्या करते, जो मार्केट की कमेटी वहाँ पे एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं आप मेरे भी आप पे सारा प्रोडक्ट सप्लाई करो, जितना भी पैसे हैं मैं आपको 5 या 10% कमीशन दूंगा। तो फार्मर ने अपना प्रोड्यूस एजेंट को दे दिया, एजेंट ने उसको सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद में एजेंट के पास पैसा आया, एजेंट पैसा प्रिंसिपल को देगा, उसके अंदर उसका कमीशन रहेगा, वो कमीशन भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट माना गया है। ठीक है, ओके सर। सर देखो अगला पॉइंट, अगर मेरे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड राइस, उसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउस, स्टोरेज सारा का सारा क्या है, एग्जेम्प्ट। पर सर अगर मेरा कोई भी माइनर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसका वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, और सर अगर मेरे सीरियल्स या पल्सेस है उसका स्टोरेज और वेयर हाउस दोनों क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है सर। देखो पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज डन एट द मिल्स एंड हेंस इट इज टैक्सेबल। ठीक है सर। अगर राइस का कोई भी कमीशन एजेंट है उसको अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पैडी ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। सर फिर बात करते हैं फ्यूमिगेशन की। फ्यूमिगेशन अगर आप लोग फार्म में कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, फ्यूमिगेशन वेयर हाउस में कर रहे हो तो टैक्सेबल है। सर देखो आपकी टी लीव्स, कॉफी बीन्स, शुगर केन, होल पल्सेस ये आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट आपका टी पाउडर, कॉफी पाउडर, शुगर, जैगरी, पल्सेस ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। उसके बाद में सर अगर आप लोग स्टड फार्मिंग कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, स्टड फार्मिंग यानी कि हॉर्स की फार्मिंग। बट सर अगर आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो यानी कि हेंस जिसको अपन चिकन फार्मिंग बोलते हैं, या तो अगर शिप की फार्मिंग कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट।
उसके बाद में सर अगर आप लोग प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल कर रहे हो, वो भी क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो लाइव स्टॉक का, सर हॉर्स का करोगे तो टैक्सेबल, अदर्स का करोगे तो एग्जेम्प्ट। और सर स्लॉटर हाउस यानी कि जहाँ पे नॉनवेज वगैरह जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोग जहाँ से नॉनवेज वगैरह बाय करते हैं, स्लॉटर हाउस, वो क्या बन जाएगा आपका, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है सर, जहाँ भी वर्ड आपका हॉर्स आया वो हमेशा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है, डन। सर अगला पॉइंट बात करेंगे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज को। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस को आप 3 टाइप के अंदर बांटोगे। सबसे पहला आपके 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसके अंदर आता है आपका पोस्ट या रेलवे का सर्विस, दूसरा आता है एयरक्राफ्ट या वेसल रिलेटेड सर्विसेज, तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। वापिस से ध्यान से सुनना, 3 सर्विसेज। सबसे पहला बात करता है पोस्ट और रेलवे सर्विस, दूसरा बात करता है एयरक्राफ्ट और वेसल सर्विस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। भैया ये तीनों नाम किधर भी दिखो, ये हमेशा टैक्सेबल रहेंगे आपके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखे तो हमेशा कौन से बेसिस पर टैक्सेबल रहेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। सर बाकी अगर कोई भी सर्विसेज आप बिजनेस एंटिटी को दो तो चेक करो बिजनेस एंटिटी स्मॉल बिजनेस एंटिटी है या बिग बिजनेस एंटिटी। सर बिग बिजनेस एंटिटी मतलब क्या, लेट्स आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हो तो पिछले साल का यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करो। मतलब अगर मैं ट्रांजैक्शन 2025-26 की बात कर रहा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आऊंगा 2024-25। उस साल में क्या वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था क्या, बिकॉज ऑफ टर्नओवर लिमिट। वो देखो, यानी कि अगर उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का है उससे ज्यादा था तो इस साल में वो बिजनेस एंटिटी माना जाएगा बिग बिजनेस एंटिटी। बिग बिजनेस एंटिटी कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी कि अगर बिजनेस एंटिटी पिछले साल लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अंडर सेक्शन 22, अपन उसको बोलेंगे बिग बिजनेस एंटिटी। स्मॉल बिजनेस एंटिटी यानी कि जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे था। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज दी बिग बिजनेस एंटिटी को तो वो आरसीएम में टैक्सेबल है, बट अगर वो स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दी तो वो एग्जेम्प्ट है, अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एफसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। ठीक है, ओके सर। सर अगला पॉइंट बात करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। सर अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, ऑर्डिनरी पोस्ट, तो एनवलप का वजन अगर 10 ग्राम से कम है तो एग्जेम्प्ट, एनवलप का वेट अगर 10 ग्राम से ज्यादा है तो टैक्सेबल। सर 10 ग्राम रहा तो भी टैक्सेबल बन जाएगा। सर दूसरा, आप लोग कोई भी इनलैंड कार्ड, बुक पोस्ट या पोस्ट कार्ड का ट्रांसपोर्ट मतलब पोस्ट ऑफिस का सर्विसेज दे रहे हो, वो एग्जेम्प्ट बन जाएगा। बट सर पोस्ट ऑफिस ने अगर कोई भी अदर सर्विसेज दी जैसे कि एजेंसी सर्विसेज, मनी ट्रांसफर सर्विसेज, इंश्योरेंस निकालने का काम, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। क्लियर है सर। फिर अगला पॉइंट बात करता है इंडियन रेलवे सर्विसेज। किसकी बात कर रहा है, इंडियन रेलवे सर्विसेज। सर अगर कोई भी इंडियन रेलवे सर्विसेज दे रहा है, किसको सर्विसेज दे रहा है, दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट को। महाराष्ट्र रेलवे डिपार्टमेंट ने गोवा रेलवे डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज दिया, वो बन जाएगा एग्जाम। सर अगर इंडियन रेलवे आप लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म की टिकट दे रहा है या आप लोगों को कोई भी ये दे रहा है रिटायरिंग रूम या वेटिंग रूम का सर्विसेज दे रहा है, या तो क्लोक रूम का सर्विसेज दे रहा है, या तो बैटरी ऑपरेटेड कार दे रहा है, वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। सर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई भी सर्विसेज दी अदर देन 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज तो उसका कंसीडरेशन चेक करो। अगर वो अप टू 5000 है तो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अबव 5000 है तो सर्विसेज क्या हो जाएगी आपकी, टैक्सेबल। ठीक है सर। अगर एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट को सर्विसेज दी वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। सर अगर गवर्नमेंट ने आपको पासपोर्ट इशू किया, वीजा इशू किया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट दिया, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर अगर गवर्नमेंट आपसे कोई भी टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस का सर्विसेज दे रहा है, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, गवर्नमेंट ने उसको टॉलरेट किया, उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन लिया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
सर ए प्लस कैटेगरी, अगर आप गवर्नमेंट को कोई भी प्योर लेबर का सर्विसेज दे रहे हो एग्जाम मानेगा, पूरा प्योर गुड्स दिया टैक्सेबल है। सर कॉम्पोजिट सप्लाई गुड्स प्लस सर्विसेज, तो वैल्यू ऑफ गुड्स चेक करो कितना है, अगर वो अप टू 25% है तो पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट, मोर देन 25% अगर गुड्स का वैल्यू है तो पूरा अमाउंट, सिर्फ गुड्स का नहीं पूरे कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है सर, फिर बात करते हैं फेयर प्राइस शॉप सर्विसेज टू गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर ये एग्जाम्प्ट रहेगा, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं राशन की दुकान। तो अगर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में कोई भी फेयर प्राइस शॉप वालों ने सर्विसेज दिया जिसके बदले उनको कमीशन इनकम मिला, वो जीएसटी में क्या है, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। सर अगला पॉइंट बात करता है ईआरसीसी कॉन्ट्रैक्ट। सर ईआरसीसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में। सर मान लो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50 लाख रुपए का, तो यहाँ पे ना ईआरसीसी जो है ना बेसिकली क्या रहता है, देखो ये ट्रांजैक्शन को समझो। गवर्नमेंट क्या करता है, माइनिंग के राइट्स देता है। कौन सा राइट देता है, माइनिंग के राइट्स। किसको राइट्स देता, माइनिंग लीज होल्डर्स। किसको देता, माइनिंग लीज होल्डर, जिसको बोलते हैं MLH। अभी गवर्नमेंट को ना हर एक माइनिंग लीज होल्डर से जाके ना कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं आता कितने रुपीस का हिसाब किताब था वगैरह, तो वो क्या करते, वो ये पूरा काम आउटसोर्स कर दे ईआरसीसी को, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर। समझो उसको उन्होंने ये काम दे दिया 50 लाख रुपीस का। तो बेसिकली गवर्नमेंट का क्या बोलना है, मुझे 50 लाख रुपए तक जीएसटी चाहिए। अच्छा सर केस 1, माइनिंग लीज होल्डर ने ईआरसीसी को पेमेंट कर दिया 62 लाख रुपीस का, इसके ऊपर आरसीएम पे माइनिंग लीज होल्डर टैक्स पे कर देगा 62 लाख पे। गवर्नमेंट को तो सिर्फ 50 लाख पे टैक्स चाहिए था, 62 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, तो ईआरसीसी को केस नंबर 1 पे नो जीएसटी पे करने का, क्योंकि गवर्नमेंट की 50 लाख की अपेक्षा जो थी टैक्स की वो एमएलएच ने ऑलरेडी आरसीएम बेसिस पे पूरी कर दी। सर केस 2 एमएलएच ने ईआरसीसी को 50 लाख रुपीस का पेमेंट कर दिया, तो कहने से एमएलएच ने आरसीएम पे 50 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दिया जितना गवर्नमेंट को चाहिए था। तो केस 2 में भी ईआरसीसी को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ईआरसीसी को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट सर केस 3 ऐसा समझो, माइनिंग लीज होल्डर ने ईआरसीसी को पेमेंट किया 42 लाख रुपीस का, तो कहने से वो आरसीएम पे माइनिंग लीज होल्डर टैक्स पे करेगा सिर्फ 42 लाख पे, गवर्नमेंट की तो एक्सपेक्टेशन 50 लाख की टैक्स की थी। तो केस 3 में ईआरसीसी को जो शॉर्टफॉल है ना, शॉर्टफॉल कितने रुपीस का है, 8 लाख। 8 लाख कैसे आया सर, 50 लाख माइनस 42 लाख, 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है सर? अगर ये एग्जांपल आप लोग लिख के लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो सब लोग जल्दी से और ये एग्जांपल को लिख के ले लो। चलो ठीक है, हो गया, डन है। ये सारे पॉइंट्स मैंने इधर बता दिए। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर है ना अभी आपका अमेंडमेंट भी आया हुआ है, वो अमेंडमेंट मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सर अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, इसके अंदर आ जाओ, कंटेंट बुक के अंदर भी लिख देंगे अपन। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज है, जीटीए या कुरियर एजेंसी दे रहा, कौन दे रहा, जीटीए या कुरियर एजेंसी, तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अदर्स ने दिया तो क्या होता था एग्जेम्प्ट, ये अभी तक बराबर था। बट भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इनलैंड वाटरवेज यानी कि देखो क्या बोल रहे कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर, यानी कि जीटीए और कुरियर पहले टैक्सेबल हुआ करता था, बाकी के रोड वाले एग्जाम थे और इनलैंड वाटरवे वाले एग्जाम थे। बट अभी उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ये बात कर रहा है डंजो वगैरह की, या तो लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऊपर है प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, नीचे लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ये बात कर रहा है। आप लोगों ने वो नाम सुने रहेंगे ना, पोर्टर, इसका नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, पोर्टर। तो ये पोर्टर को बोल रहे हैं हम तुझे भी एक्सेप्शन नहीं दे रहे, और जो पर्सन है जो पोर्टर के थ्रू बेच रहा, हम आपको भी एक्सेप्शन नहीं देने वाले, हम आपको भी एक्सेप्शन नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो कल शायद से ये मैंने चार्जेस पॉइंट वाले अंदर भी आप लोगों को बता दिया था, है ना।
जो अपना चार्जेस वाला रिवीजन हुआ था उसके अंदर भी मैंने बोला ये पॉइंट एडिशन हुआ है। सेम वे में यहाँ पे एग्जामिशन में क्या बोल रहे कि भैया अगर मैं कंटेंट बुक के अंदर आ जाऊं तो अगर ये सर्विसेज आप लोग ईसीओ और पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ कर रहा, पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ है, कहने से ये सर्विसेज अभी जीएसटी में क्या हो जाएगी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल बात कर रही है पोर्टर की, ठीक है। उसके बाद में सर अगर आप लोग कोई भी रेंटिंग ऑफ व्हीकल दे रहे हो माइनिंग एरिया में फॉर पिट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब आपकी गाड़ी थी, एक माइनिंग की साइट चालू है, आपने आपकी गाड़ी रेंट पे दे दी वो साइट के लिए एक ड्यूरेशन के लिए, लेट से 2 महीने के लिए, 2 महीने में आपने आपकी गाड़ी दे दी, आपका ड्राइवर भी दे दिया। तो यहाँ पे ना वो माइनिंग एरिया से अपने गुड्स को लोड कर रहे थे, जहाँ पे उनको डिलीवर करना है वो कर रहे थे। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस नहीं दे रहे हो, आप कौन सा सर्विसेज दे रहे हो, जो आपकी व्हीकल है आपने उसको रेंट पे दिया है सामने वाले को, तो ये रेंटिंग ऑफ व्हीकल का सर्विस माना जाएगा, ठीक है। सर अगला पॉइंट है, अगर आप लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो बाय वाटरवे, तो अगर ये इनलैंड वाटरवे या नेशनल वाटरवे रहेगा तो एग्जेम्प्ट, अगर ये इंटरनेशनल वाटर में दे रहे हो तो ये क्या बन जाएगा टैक्सेबल। उसके बाद में सर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दे रहे हो एयरवेज से, तो अगर ये डोमेस्टिक दे रहे हो तो टैक्सेबल रहेगा, अगर ये इंटरनेशनल दे रहे हो, इंटरनेशनल इंडिया के बाहर से इंडिया के कस्टम स्टेशन पे लाने तक दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट, बट इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो तो क्या बन जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। सर देखो अभी आप रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दे रहे हो, रिलीफ मटेरियल दे रहे हो, या अगर आप लोग डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट को दे रहे हो, या न्यूज़पेपर और मैगजीन को दे रहे हो, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दे रहे हो, या मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन को दे रहे हो, या ऑर्गेनिक मैन्योर को दे रहे हो, इनको दे रहे हो, ये मतलब ये वाले गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। बट अगर बाकी के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल। सर वापिस से एग्जेम्पशन के नाम पढ़ेंगे, रिलीफ मटेरियल आ गया, कोई भी कैलेमिटी आई थी नेचुरल या मैनमेड, उसके लिए रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करा रहे हो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करा रहे हो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अच्छा सर यही सेम सर्विसेज अगर जीटीए या वेसल ने दी तो उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा जीटीए एज वेल एज वेसल को, अगर ये ऊपर के 6 आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे रहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में सर अगर आपने आपकी व्हीकल को रेंट पे दे दिया, आपने आपकी व्हीकल को रेंट पे दिया, किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट को दे दिया रेंट पे, जहां पे सीटिंग कैपेसिटी अप टू 12 है तो टैक्सेबल, मोर देन 12 है तो एग्जेम्प्ट। स्टेट ट्रांसपोर्ट को आपने आपकी गाड़ी रेंट पे दे दी, सीटिंग कैपेसिटी अप टू 12 टैक्सेबल, मोर देन 12 एग्जेम्प्ट। सेम वे में अगर आपने आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोकल अथॉरिटी को दी, तो देखो लोकल अथॉरिटी को नॉर्मल व्हीकल दोगे तो टैक्सेबल, बट अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिए तो चेक करो सीटिंग कैपेसिटी कितना है, अप टू 12 रहेगा तो टैक्सेबल, मोर देन 12 रहेगा तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। सेम वे में अगर आपने आपकी गाड़ी रेंट पे जीटीए को दी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जो प्री स्कूल या एचएससी तक चला रहा, तो वो सर्विसेज क्या हो जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। सर बाद में अगर आपको रोड को एक्सेस करने के लिए कोई भी टोल चार्जेस, एडिशनल टोल, ओवरलोडिंग टोल या नेशनल परमिट देना पड़े तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है। सर अगर आप लोग कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो ये क्या बन जाएगा टैक्सेबल बन जाएगा। सर फैसिलिटी मैनेजमेंट के एग्जांपल हाउस कीपिंग, सिविल, फर्नीचर मेंटेनेंस वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा। सर अगला पॉइंट बोलता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, ये कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है, इसके लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है बाय डीडीए वो टैक्सेबल हो जाएगी आपकी एफसीएम बेसिस पे। कौन से बेसिस पे एफसीएम, ठीक है। सर उसके बाद में एक पॉइंट बोलता है कि अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अरे आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और लेबर और फार्मर और प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस टू इट्स ओन मेंबर, जहां पे आपका कंसिडरेशन पर एनम 1000 रुपीज है, वो सर्विसेज क्या हो जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। सर इसके बाद में ना एक न्यू एग्जेम्पशन आया हुआ है जिसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना।
यहाँ पे क्या बोल रहे कि सर अगर आपने किसी को भी लाइफ इंश्योरेंस बेचा, क्या बेचा, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या अगर आपने किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस बेचा, क्या बेचा, हेल्थ इन इंश्योरेंस, तो ये सर्विसेज भी जीएसटी में क्या मानी गई है आपकी, एग्जेम्प्ट नहीं। पहले ये देखो आप ये सर्विसेज किसको दे रहे हो, अगर ये आप दे रहे हो इंडिविजुअल को, किसको दे रहे हो, इंडिविजुअल को, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और अगर ये आप किसी भी ग्रुप को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ग्रुप, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। देखो ध्यान से, अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस का सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेरिन इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, एग्जेम्पशन तभी रहेगा जब लाइफ इंश्योरेंस का सर्विस किसको मिल रहा है, इंडिविजुअल को मिल रहा है। सर अगर ये ग्रुप को मिला तो क्या है, टैक्सेबल, एग्जेम्पशन किसको है, एग्जेम्प्ट को। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लियर दैट exemption shall apply to the contract of insurance where insured is insured individual और एन इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ द सेड इंडिविजुअल। मतलब अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला मेरा, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भाई का, बहन का, बच्चों का, ये ग्रुप नहीं है, ये एक फैमिली है, इनको चलेगा, है ना, इनको चलेगा। बट सर अगर आपने इसको है ना किसी भी ग्रुप को दिया, सर देखो ग्रुप का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु ज्वाइन टुगेदर विथ द कॉमनैलिटी ऑफ द पर्पस और फॉर एंगेजिंग इन द कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इसका एग्जांपल बोलूं क्या मैं आप लोगों को, मेंबर्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेंबर्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। ये भैया आपका एक ग्रुप है, ये आपका क्या है, ग्रुप, ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए साथ में आए। अगर अभी इंश्योरेंस कंपनी ने मेंबर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी वालों को कोई भी सर्विसेज दिया, ये क्या बन जाएगा आपका, टैक्सेबल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। बट सर देखो अगर कुछ लोग है ना, कुछ लोग साथ में आ रहे, कुछ लोग साथ में आ रहे सिर्फ इंश्योरेंस का डिस्काउंट निकालने के लिए, समझो कल जाके मैं क्या बोला, स्टूडेंट चलो अपन 100 लोग है ना, तो अगर मैं अकेले इंश्योरेंस निकालने के लिए गया तो महंगा मिलेगा, अपन 100 लोग साथ में जाके इंश्योरेंस निकालते ताकि डिस्काउंट मिलेगा। अपन कोई भी बाकी का काम साथ में नहीं कर रहे, अपन सिर्फ इंश्योरेंस को निकालने के लिए अगर साथ में गए ना तो अपन ग्रुप नहीं माने जाएंगे, यानी कि जो भी सर्विसेज अपने को मिली ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। बट अगर मान लो अपन कोई और काम कर रहे, और कोई काम अपन ऑलरेडी कर रहे, या तो अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, है ना, और फिर अगर अपन ने जाके इंश्योरेंस निकाला एज अ ग्रुप, वहां पे वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, हाई चांसेस है इसके ऊपर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले, हाई चांसेस है इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो अगर ये पॉइंट को कहीं तो भी आप लोग लिखना चाहते हो तो इसको जल्दी से लिख के ले लो, इसको मैं मेरे ये बुक के अंदर भी लिख देता हूं, एक ही मिनट, ठीक है। चलो मेरे साथ में लिख लो सब लोग, अपन इधर एकदम अच्छे से लिखेंगे, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये अगर इंडिविजुअल ले रहा तो एग्जेम्प्ट, अगर ग्रुप ले रहा तो चेक करो इज ग्रुप ओनली फॉर इंश्योरेंस टू अवेल डिस्काउंट और आर दे also engaged in some other capacity। इसके दो बातें आएगी, पहला ओनली इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस के लिए ग्रुप बनाए डिस्काउंट देने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अगर बट इनका काम अदर कैपेसिटी में भी चल रहा, अदर कैपेसिटी, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। लिख लो ये वाला पॉइंट सब, लिख लो जल्दी से, डन 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 डन।
ठीक है, चलो सर हो गया यहाँ तक अपना लिख के, डन। यहां तक हो गया अपना इंश्योरेंस वाला पॉइंट, बट अपना कंटेंट अभी तक कंप्लीट नहीं होता, कुछ पॉइंट्स अपने को और पढ़ने के, जिसके अंदर सर सबसे मेन है ना, इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, इन्होंने ना इस बार जीटीए का ना डेफिनेशन चेंज कर दिया। देखो जीटीए का मतलब अभी तक क्या होता था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दे रहा है, साथ में कंसाइनमेंट नोट इश्यू कर रहा है। आज डेफिनेशन एज इट इज है, बट इसके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, बट इट शैल नॉट इंक्लूड, इट शैल नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who by whom the services of local delivery are operated, or an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are operated। यानी कि अभी पोर्टर वगैरह हो गया, आपका डंजो वगैरह हो गया, तो वो आपके जीटीए नहीं माने जाएंगे। इधर लिख दो एग्जांपल पोर्टर, ये वाले पॉइंट में इधर लिख दो डंजो, कि आपका जीटीए नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो जीटीए के अंदर लिख दो ये वाले पॉइंट को, कहीं तो भी नोट कर लो आप लोग। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि सर अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस है, जो अभी अपन ने देखा, उसका री इंश्योरेंस करवाया, यानी कि मैंने एलआईसी के पास इंश्योरेंस निकाला, एलआईसी ने आगे इसको एचडीएफसी के पास से री इंश्योरेंस कराया, वो भी आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, चलो सर, सर एग्जामिशन कंप्लीट हो गया क्या, आंसर इज नो। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को यहाँ पे देखने के, एक बार अपन अभी सारे एग्जामिशंस को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, फाइनल टच एक बैंकिंग वाला और एक टूरिस्ट वाला पॉइंट अभी तक आपका पढ़ना बाकी है, मैं वो अभी आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। मेजरली सारे चीजें मैंने आप लोगों की कवर करवा दी है। ठीक है सर, एक पॉइंट देखो, ठीक है, एक है ना ये हो रहा था रेसिडेंशियल प्रोग्राम था। सर रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि क्या, रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि एक आपका जो ये ट्रस्ट है ना, उसने या 12A 12AB वाले एंटिटी ने एक ऐसा है ना 40 डेज का बैच रखा था, जहां पे वो आपको योगा प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड दे रहे थे। तो सर ये क्या बोलते हैं कि जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स रहते हैं ना, जहां पे आपका योगा का सर्विस दिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी दिया जाता है, अकोमोडेशन दिया जाता है, फूड दिया जाता है, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसका प्रिंसिपल सप्लाई आपका योगा या तो स्पिरिचुअलिटी है, इसके लिए यह ट्रांजेक्शन जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। बट सर अगर मैंने रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जाके खाली अकोमोडेशन का सर्विस लिया, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। सेम वे में अगर मेरा ट्रस्ट है या रिलीजियस एक्टिविटीज है, ट्रस्ट है, ठीक है, और वो ट्रस्ट क्या कर रहा है, कोई भी फिटनेस कैंप को, एरोबिक्स के क्लासेस को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, वो किसको कंडक्ट कर रहा है, फिटनेस कैंप को बोलो, या तो एरोबिक, डांस, म्यूजिक, ये सारी सर्विसेज क्या बन जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, चलो उसके अंदर जो जो पॉइंट्स अपने अभी देखने के रह गए छोटे मोटे, बस उतने अपन देखेंगे, मेजर मैंने सब आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। डन डन डन, चलो चलो जल्दी जल्दी। सर देखो जितने एग्जामिशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने उतने करवाए, यस कुछ एग्जामिशन ऐसे हो जाएंगे जो अपन ने नहीं पढ़े, बट ट्रस्ट में वो एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर अगला पॉइंट बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट की। मान लो आप इंडियन पर्सन हो, आप फॉरेन टूरिस्ट को कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, पूरी सर्विसेज इंडिया के बाहर है। जैसे कि समझो एक बंदा था, एक एयर ट्रैवल एजेंट है पुणे का, मिस्टर पवन, पवन ने क्या किया कर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ना सर्विसेज दी, मतलब पवन ने सर्विसेज मतलब फॉरेन टूरिस्ट वाली, कहीं तो उसके लिए क्या प्लान बना दिया, लेट्स से मालदीव्स का प्लान बना दिया, तो सर्विसेज पूरी इंडिया के बाहर दी जा रही, तो पूरा कंसीडरेशन एग्जेम्प्ट है। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट करने आया था, पवन ने उसको पूरा गोवा का पैकेज बना के दिया, तो ये भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट सर अगर सर्विसेज पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया देंगे, मतलब लेट्स से उसने डोनाल्ड ट्रंप से 2 लाख रुपए लिए, जिसके अंदर वो उसको कुछ दिन श्रीलंका कुछ दिन गोवा घुमा रहा सो सॉरी, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा आपका जितना भी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन है उसका 50%, या तो जितने नाइट्स अपने इंडिया के बाहर बिताए, विच एवर इज लोअर, उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर एग्जांपल से देखो, आपने क्या किया, एक फॉरेन टूरिस्ट को है ना, फॉरेन टूरिस्ट को आपने कोई तो भी फॉरेन ट्रैवल का सर्विस दिया, जिसके अंदर आप उसको 3 दिन इंडिया 2 दिन श्रीलंका घुमाए, उसे पूरा कंसीडरेशन लिया 2 लाख। सर सबसे पहले 2 लाख का आधा कितना आता, 2 लाख का अगर मैं आधा करूं तो 1 लाख आता,
तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, या तो 1 लाख या तो श्रीलंका को अमाउंट अपोर्शन करो। सर 2 लाख अगर 5 दिन के तो श्रीलंका का 80,000 हो जाता, तो 80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल 120 हो जाएगा। बट सर अगर वो 3 रात श्रीलंका में रहता तो श्रीलंका की अमाउंट कितनी हो जाती, 120 और टोटल 1 लाख लोअर एग्जेम्प्ट, यानी कि एग्जेम्प्ट कितना हो गया रहता था आपका 1 लाख। बट सर अगर उसने 2.5 डेज इंडिया 3 डेज श्रीलंका को करते तो आपको क्या करना है, एग्जेम्पशन श्रीलंका के बाहर के पीरियड का निकालो, कितना आता, वो आता 3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 2 लाख, जो कितना आता आपका 1,09,090 और ₹1 लाख विच एवर इज लोअर, तो एग्जेम्पशन कितना आता था 1 लाख बन गया रहता था टैक्सेबल। सर स्पोर्ट्स बॉडी वाला सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सर अपना बाकी है, ध्यान से सुनना। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या बोल रहे हैं सर, अगर आप लोग रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो, रेलवे, और अगर आपका फर्स्ट क्लास से या एसी कोच से, वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल, वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल। सर अगर मेरा सेकेंड क्लास कोच है तो सेकेंड क्लास, एग्जाम में सिर्फ दिया सेकेंड क्लास कोच, सिर्फ इतना अगर दिया तो इसको आप लोग क्या मानोगे एग्जेम्प्ट। बट अगर ये बोला रहेगा कि ये एसी सेकेंड क्लास से, कौन सा है एसी सेकेंड क्लास से, तो वो क्या बन जाएगा भैया टैक्सेबल बन जाएगा। सर जनरल क्लास से जनरल डब्बे में जा रहे हो तो क्या बन जाएगा एग्जेम्प्ट बन जाएगा। सर उसके बाद में मेट्रो मोनोरेल ट्रैम पे, वापिस से किसकी बात चालू है, मेट्रो मोनोरेल ट्रैम पे, इनकी सर्विसेज कोई भी रहेगी तो वो क्या बन जाएगी एग्जेम्प्ट। सर देखो अभी थर्ड पॉइंट किसकी बात करता, अगर आप लोग कोई भी इनलैंड वाटरवे को ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हो, देखो यूजुअली है ना इंडिया के अंदर जो 2 सिटीज है ना, उसका है ना बाइफरकेशन वाला जो बाउंड्री एरिया रहता है ना, वहां से ना कभी नदी पास होती, तो अगर कहीं भी नदी पास हो रही, आप एक जगह से दूसरी जगह की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो इनलैंड वाटरवे से, वो भी एग्जेम्प्ट है। सर अगला पॉइंट बात करते हैं, आप लोग कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर्विसेज दे रहे हो other than predominantly for tourism purpose in a vessel between the places located in India। देखो यूजुअली है ना, इसका अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया ना, तो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना अपने इंडिया के एकदम, इंडिया का पार्ट है, इंडिया से थोड़ा दूर है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना बड़े बड़े आइलैंड्स है, जैसे कि एक आइलैंड का नाम है हैवलॉक आइलैंड, दूसरे आइलैंड का नाम है नील आइलैंड। तो अगर कोई भी एक वेसल चल रहा है हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड पे, जिसका इंटेंशन वहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देना है, तो ये क्या बन जाएगा एग्जेम्प्ट। सर सेकेंड एग्जांपल, मुंबई से एक वेसल निकलता है जो अलीबाग जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देता है, वो भी बन जाएगा एग्जेम्प्ट। बट सर अगर समझो आपकी कोई भी वेसल है जो टूरिज्म के लिए घूम रही है, सर टूरिज्म का एग्जांपल एक आधे की वो कॉरिडिला क्रूज जो मुंबई से आजकल गोवा जाती है, लक्षद्वीप लेके जाती है आप लोगों को, तो वो क्रूज आप लोगों की क्या बन जाएगी टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक है सर, अगर आप लोग कोई भी मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा में घूम रहे हो, मीटर्ड कैब जो बॉम्बे में रहती थी काली कलर की टैक्सी, या तो ऑटो रिक्शा में घूम रहे हो, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट सर अगर मीटर कैब या ऑटो रिक्शा अगर आप लोगों ने ईसीओ के थ्रू बुक किया है तो वो टैक्सेबल बन जाएगी, ईसीओ उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। ठीक है डन। सर देखो कोई भी अगर आप लोग लीजर या चार्टर वेसल में ट्रांसफर कर रहे हो या क्रूज शिप में जा रहे हो, वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल। ठीक है सर, रेडियो टैक्सी सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल है, रेडियो टैक्सी आपकी मीटर कैब कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। सर फिर एक बात कर रहे हैं टिकट ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अगर आप लोग एक स्टेट के अंदर हो जहां पे एक जगह से एक लैंड से दूसरी लैंड में विद इन इंडिया जाने के लिए ना एक प्राइवेट बंदा अपनी फेरी चला रहा है, तो वो प्राइवेट फेरी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विसेज दे रही है, वो क्या बन जाएगी आपकी टैक्सेबल, सॉरी क्या बन जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट बन जाएगी। फिर सर अगला पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स ऑफ। सर देखो यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की अगर सर्विसेज दी, एक ही मिनट है बच्चों, एक ही सेकंड, अरे एक ही सेकंड तो खाली, यस सॉरी, देखो यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हो, एयर से दे रहे हो एयर, तो सबसे पहले भैया अगर ये बिजनेस क्लास है ना, कौन सा क्लास है बिजनेस क्लास, तो वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल। यहाँ पे बोल रहे अपन ना छोटे मोटे ना गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीब मतलब जो अपने जैसे सादे लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। तो सुनो, अगर आप लोग इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल कर रहे हो, एयरवे से ट्रेवल कर रहे हो, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका जर्नी का नहीं, आपका खुद का
स्टार्टिंग पॉइंट या तो आपका खुद का एंडिंग पॉइंट, अगर ये 9 जगह में से कहीं पे भी है ना तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर कौन सी 9 जगह? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा। वापिस से 9 नाम को सुनो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बगडोगरा। देखो यहां तक सारे स्टेट से, 8 स्टेट से कौन से सर? वापिस एक बार नाम बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। या फिर बगडोगरा एक ही ऐसा एयरपोर्ट है जो कहां पे लोकेटेड है? आपका वेस्ट बंगाल। पूरे वेस्ट बंगाल की बात नहीं चालू, सिर्फ बगडोगरा की बात चालू है। यहां पे आप आपकी जर्नी को चालू करो या आप आपकी जर्नी को एंड करो, वो वाला ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट माना जाएगा। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एग्जेम्प्ट है। अगर मैंने कोई एयर ट्रैवल एजेंट को या एक पर्सन को बोला मेरे को टिकट बुक करके दे, उसने अगर टिकट बुक करने का मेरे को सर्विसेज दिया जो इस जगह पे, इस 9 जगह पे स्टार्ट या एंड हो रहा है, तो टिकट बुक करने का सर्विसेज है वो टैक्सेबल है। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस एग्जेम्प्ट है। अगर एक एयर ट्रैवल एजेंट मुझे टिकट बुक करने का सर्विसेज दे रहा है एक जगह से दूसरी जगह का इनके अंदर से, वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा। समझा आपको? ठीक है, यस सर। अगला बात करता है आपका स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। चलो सर, मैं ना उसका एक चार्ट बना के सिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चार्ट जल्दी से बनाओ सर, एक ही सेकंड सर, बनाता हूं। ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे। सर देखो, आपका कैरेज है ना 2 टाइप का रह सकता। एक तो सबसे पहले, एक ही सेकंड ना, देखो, एक तो रहेगा आपका स्टेज कैरेज, दूसरा कौन सा रहेगा आप लोगों का? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। दूसरा कौन सा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। सर दोनों का मतलब बताओ ना। सर सुनो, स्टेज कैरेज यानी कि एक जो व्हीकल है ना वो एक रूट से दूसरे रूट पे जा रहा है, आपके पास ऑप्शन है आपको जर्नी को कहां पे स्टार्ट करना है, आपको जर्नी को कहां पे एंड करना है। मतलब सर देखो, एक बस है ना, गवर्नमेंट की बस, पुणे से लेके दिल्ली तक निकली, अज्यूम कर लो आप, वो अभी कोई भी बस है। मैं वो बस में चाहता हूं कि मैं पुणे में एंटर करूं और मैं एमपी में एग्जिट ले लूं, तो मेरी मर्जी। अच्छा, बस मेरे हिसाब से नहीं चल रही, बस एक रूट के ऊपर चल रही है, मैं बस वो जर्नी के अंदर एंटर कर रहा हूं। तो सर अगर स्टेज कैरेज रहेगा ना तो 2 बातें है ना, एक तो एसी है, दूसरा नॉन एसी है। अगर एसी रहेगा तो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। सर अगर नॉन एसी रहेगा तो क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट। नॉन एसी वाला क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट। बराबर है। उसके बाद में सर देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, कौन सा कैरेज है आप लोगों का? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, एक ही सेकेंड। हाँ, अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। अच्छा सर, मतलब देखो मेरा ना कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का है ना, सबसे पहले ना मेरे को पर्पस देखना है क्या है। सर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी कि मैंने एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वो बंदे के साथ डील किया है कि मैं उसको उतना पैसा पे करने वाला हूँ फॉर द सर्विसेज गिवन बाय दैट पर्सन टू मी। तो सर अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है ना तो चेक करो ये टूरिज्म के लिए है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क है? देखो, एक बंदे के घर में शादी है, उसने गाड़ी को लिया शादी में जाने के लिए, ये उसका पर्सनल पर्पस हो गया टूरिज्म का। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि डेली बेसिस पे अगर आपको आपके ऑफिस से घर जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो सर अगर ये टूरिज्म है तो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। सर अगर ये ट्रांसपोर्टेशन है तो आप इसको चेक करोगे, या तो ये रहेगा एसी या तो क्या रहेगा? नॉन एसी। सर अगर ये एसी है ना तो भी क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। पर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक गाड़ी को लिया है तो अगर नॉन एसी है ना तो आप ये देखोगे रूट कैसे डिसाइड होता। सर देखो, या तो उसका एक फिक्स रूट है, मतलब एक गाड़ी फिक्स रूट पे आ रही जा रही है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को 15 दिन तू पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस कर तेरे रूट के ऊपर, मैं तुझे सिर्फ चार्जेस पे करूंगा। तो अगर ये फिक्स रूट है तो ये बन जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर ये रूट इज डिसाइडेड बाय रेसिपिएंट, रूट कौन डिसाइड कर रहा है? रेसिपिएंट डिसाइड कर रहा है, तो मालिक वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा।
तो ये एक बार चार्ट आप सब लोग देख लो क्या लिखा हुआ है। स्टेज कैरेज के अंदर दो बातें, सॉरी कैरेज के अंदर दो बातें, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज अगर एसी रहा तो बन जाएगा टैक्सेबल, नॉन एसी रहा तो बन जाएगा एग्जेम्प्ट। फिर सर दूसरा पॉइंट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का पर्पस देखो, टूरिज्म रहेगा तो टैक्सेबल, ट्रांसपोर्टेशन का काम रहेगा तो दो बातें, या तो एसी है या तो नॉन एसी। सर एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो रूट देखो, अगर रूट फिक्स्ड है तो एग्जेम्प्ट, बट सर अगर रूट भी रेसिपिएंट डिसाइड कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका टैक्सेबल बन जाएगा। समझा? डन सर, डन है यहां तक। ये सारे पॉइंट्स मैंने उसके अंदर आपके कंप्लीट करवा दी है, ठीक है सर। फिर एक पॉइंट आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। अगर गवर्नमेंट आप लोगों को बोल रही है कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक आप कोई तो भी एक फ्लाइट चलाओ, जो भी लॉस होगा हम आपको उसका फंडिंग देंगे 3 साल तक, तो मतलब हम आपको उसका फंडिंग देंगे। तो अगर आप लोग कोई भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में फ्लाइट को चला रहे हो जहाँ पे आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग मिल रहा है 3 साल तक, तो आपको वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर अगर ये नोट से आपके पास, तो यहाँ पे लिख दो एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय ईसीओ और थ्रू ईसीओ, ये इसके अंदर आप लोगों को लिख के लेना है, ठीक है सर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस एनी पर्सन प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर कॉल्ड बट डज नॉट इंक्लूड, अभी इसके अंदर ये लाइन ऐड हो गई ना, बट डज नॉट इंक्लूड ईसीओ, सप्लाई बाय ईसीओ और सप्लाई थ्रू ईसीओ, ठीक है सर। दूसरा इंडिविजुअल ट्रक और टेम्पो आपका जीटीए के अंदर नहीं आएगा, तो इंडिविजुअल ट्रक या टेम्पो ने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की वो क्या हो जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। फिर ये पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सारे नाम सबको ऑलरेडी बता दिए है ना, ये सब हो गया है। डन 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 डन, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया सारा। फिर हाँ सर चलो अगला पॉइंट बात करता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। देखो सर अगर आपको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसका ये एक मास्टर चार्ट है, वो चार्ट अपन लोग साथ में बना लेते हैं। देखो बात करेंगे एकदम एक ना बहुत ही बड़ा चार्ट बनाते, ठीक है। देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी बात चालू है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर ये ना दो टाइप का रह सकता, या तो रेंटिंग रहेगी आपकी नेचर में कमर्शियल, या तो रेंटिंग कैसी रहेगी आप लोगों की रेसिडेंशियल। सर अगर रेंटिंग आपकी कमर्शियल है तो चेक करो सप्लायर कौन है। क्या चेक करोगे? सप्लायर कौन है। ये मैंने आरसीएम के चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, वो भी एक बार आज बना लेते हैं। सर देखो अगर ये ना आपका सप्लायर, चल ना भैया, हाँ सप्लायर अगर आपका रजिस्टर्ड है, सप्लायर कैसा है रजिस्टर्ड, तो टैक्स किस पे होगा ये FCM। बट सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो चेक करो रेसिपिएंट कौन है। सर रेसिपिएंट भी दो बातें रहेगी, या तो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या तो क्या है अनरजिस्टर्ड। सर अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो चेक करो कैसा वाला रजिस्टर्ड है, सेक्शन 9 वाला या 10 वाला। सर अगर वो 9 वाला रहेगा तो आरसीएम, टैक्स वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ये अपना एक पार्ट हो गया कमर्शियल। सर सेकंड पार्ट बात करता है आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, तो आप उसको कौन से पर्पस के लिए दे रहे हो वो चेक करो। क्या चेक करोगे उसका पर्पस। सर पर्पस दो बातें, या तो पर्पस रहेगा आपका कमर्शियल, या तो आपका पर्पस क्या रहेगा रेसिडेंशियल। सर अगर आपका पर्पस कमर्शियल है, पर्पस कैसा है कमर्शियल, तो वो बन जाएगा टैक्सेबल। कौन से बेसिस पे FCM। बट सर अगर आप लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो तो चेक करो जीएसटी में रेसिपिएंट कैसा है। सर रेसिपिएंट दो बातें, या तो वो रहेगा रजिस्टर्ड या तो वो रहेगा अनरजिस्टर्ड। अगर सर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है ना तो वो बन जाएगा एग्जेम्प्ट। बट सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो चेक करो एक्सपेंसेस, क्या वो P&L को डेबिट कर रहा, क्या वो एक्सपेंसेस P&L को डेबिट कर रहा है क्या। सर दो बातें, हाँ वो P&L को डेबिट कर रहा, नहीं वो P&L को डेबिट नहीं कर रहा। अगर P&L को डेबिट कर रहा तो RCM पे वो टैक्सेबल बन जाएगा। टैक्सेबल किस पे हो जाएगा RCM। एक ही सेकंड ना, हाँ टैक्सेबल हो जाएगा RCM पे। और सर अगर वो P&L को डेबिट नहीं कर रहा
तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये एक मास्टर चार्ट है जिसके अंदर आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हुए। सर वीडियो को पॉज कर लो और ये चार्ट को बना लो। बहुत ही शानदार चार्ट है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। चलो सर हो गया यहाँ तक लिख के, परफेक्ट। आ जाओ अगले वाले पॉइंट पे। सर इसके अंदर क्या बोलते हैं कि देखो, अगर आप लोग है ना कोई भी अकोमोडेशन स्टूडेंट को दे रहे हो स्टूडेंट रेसिडेंसी में, यानी कि मैं बोलूँ इधर बात कर रहे पीजी की या बात कर रहे हॉस्टल की, ये वैसे तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है बट इनको क्या बोला है, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि वो नेचर कमर्शियल है। सेम वे में अगर आप लोग कोई भी हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट वगैरह चला रहे हो वो भी क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या सर? देखो अगर आपने एक हाउस को रेंट पे दिया है जो होटल और लॉज, तो वो इस एग्जेम्पशन के अंदर कवर्ड नहीं है। सर ये बात कर रहा है आपका एयरबीएनबी की। अगर आपने एक आधा आपका हाउस है रेंट पे दे दिया किसी पर्सन को, तो उसको रेसिडेंशियल पर्पस नहीं माना जाएगा, वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद में अगर आपने आपका कोई भी फर्निश्ड फ्लैट टेम्पररी स्टे करने के लिए दिया है किसी को, तो उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं मानेंगे। टेम्पररी स्टे इज नॉट अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वो आपका क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। बट सर इसके अंदर है ना एक पॉइंट है, देखो अगर आप लोग अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो, ये ना अभी पीजी एंड हॉस्टल्स वगैरह की बात चालू है, तो सर इसके लिए आप क्या चेक करोगे, ड्यूरेशन चेक करोगे। देखो सर ड्यूरेशन सबसे पहले अगर लेस देन 90 डेज है, ड्यूरेशन कितना है, लेस देन 90 डेज, ये बन जाएगा टैक्सेबल। बट सर अगर ड्यूरेशन है आपका 90 डेज और मोर, ड्यूरेशन कितना है आपका 90 डेज और मोर का ड्यूरेशन है ना, आप कंसीडरेशन चेक करो। इस केस में आप क्या चेक करोगे, कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन अगर आपका लेस देन इक्वल टू 20,000 है तो वो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट अगर कंसीडरेशन मोर देन 20,000 है वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सर अगर इसका भी चार्ट बना के रखना है तो जल्दी से बना लो सब लोग। चलो सर हो गया, डन। सर उसके बाद में क्या बोलते हैं, अगर आप कोई भी होटल में, इंस में, गेस्ट हाउस में, क्लब में, कैंप साइट में रहने के लिए जा रहे हो, कितना भी वैल्यू रहे वो हमेशा क्या माना जाएगा, टैक्सेबल। बट हाँ सर अगर आपका अकोमोडेशन इन द प्रिसिंस ऑफ रिलीजियस प्लेस है, तो वो अपन ने देखा था ना, लेस देन 1,000 रुपीज पर डे रहा तो एग्जेम्प्ट मिल जाएगा, उधर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है सर? अगला पॉइंट, सर अगर आप लोग कोई भी अपफ्रंट फीस को पे कर रहे हो, सर देखो गवर्नमेंट को है ना इंडस्ट्रियल जोन को प्रमोट करना है, तो अगर आप लोग कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, आप लोग जिनको पैसा दे रहे हो ना वो कौन होने चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या कोई भी एंटिटी जिसका गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 20% और मोर है। और अगर आपने उसको लीज पे लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स और मोर, तो आप लोग उसको जितना भी अमाउंट पे करो, कुछ भी बोल के पे करो, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट सर अगर समझो आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एक जगह ली 40 इयर्स के रेंट के लिए, 5 साल के लिए आपने उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया, बाद में अगर वो अदर पर्पस के लिए आ जाता है तो वो बन जाएगा टैक्सेबल। सेम वे में आता है सर एक आपका प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। अगर आपको आपके हिसाब का एरिया चाहिए तो उसके लिए अगर आपने अलग कंसीडरेशन पे किया, वो भी आपका क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, प्रोवाइडेड आपका यूज इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फिर सर ये गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज अपनी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। ठीक है, यस सर, गवर्नमेंट का अपन ने सब देख लिया है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सर एक ही पॉइंट है ना उसके अंदर भी बाकी है, इधर गया, हाँ देखो सर, अगर आप लोग सैनिटेशन और कंजर्वेंसी सर्विसेज दे रहे हो आर्मी या अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, तो सर देखो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू आर्मी और अदर गवर्नमेंट इन द सेम मैनर एज एलए डज फॉर द जनरल पब्लिक, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर सैनिटाइजेशन और कंजर्वेंसी सर्विसेज अलग वे में कुछ कर रहे हो जो लोकल अथॉरिटी नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। फिर ये अपन ने देखा था फैसिलिटी मैनेजमेंट चार्जेस टू एमसीडी, ये पॉइंट आपका हो गया था। ठीक है, डन। सर यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है, ये क्या बोल रहे कि अगर आप लोग कोई भी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर और साइंस टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप पार्क,
जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। सर बेसिकली अब इतना ही याद रखो, TBI टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर या तो STEP साइंस टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप पार्क ने कोई सर्विसेज दी तो एग्जाम्प्ट है। सर दूसरा, अगर कोई भी बिजनेस इंक्यूबेटिव सर्विसेज दे रहा है, 50 लाख रुपए तक सर्विसेज दे रहा है, एग्जाम्प्ट है पहले 3 साल के लिए। कितने रुपीस तक एग्जाम्प्ट है? 50 लाख पहले 3 साल। 50 लाख से ज्यादा हो गई तो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट टैक्सेबल बन जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर में 62 लाख दिया, 50 लाख तक एग्जाम्प्ट, 12 लाख टैक्सेबल। सेकेंड ईयर में 50 लाख दिया, एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा? पूरा 50, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 0। थर्ड ईयर में कितना दिया? 40 लाख, पूरा एग्जाम्प्ट 40 लाख। सर ये एग्जाम्पशन सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। फोर्थ ईयर में 43 लाख दिया तो पूरा 43 लाख हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, चलो सर ये एक पॉइंट रह गया था अपना पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन ध्यान से देखेंगे। सुनो ध्यान से। सर एक बैंक को है ना 2 टाइप के इनकम हो सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम। सर बैंक को कोई भी अदर इनकम मिलने दो वो टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे कि SMS चार्जेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, चेक इशूइंग चार्जेस, मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ये सारा बैंक के लिए टैक्सेबल इनकम है। सर बैंक के लिए अदर इनकम में, सॉरी एक हो गया अदर, दूसरा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम के 2 बातें, या तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड या इंटरेस्ट ऑन अदर लोन। सर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड बन जाएगा टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन अदर लोन जैसे कि हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, मोटर व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर का इंटरेस्ट बन जाएगा एग्जेम्प्ट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है सर, अगर बैंक ने कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया है तो जो डिस्काउंटिंग के चार्जेस है वो एग्जाम्प्ट बन जाएंगे। बट सर बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर कलेक्ट करने के लिए कोई भी कलेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगाए गए तो वो बन जाएंगे टैक्सेबल। ठीक है सर, अगर आपने डिले इन रीपेमेंट ऑफ लोन किया, उसके ऊपर कोई भी पेनल इंटरेस्ट लगता है तो पेनल इंटरेस्ट का भी नेचर इंटरेस्ट माना जाएगा, वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ठीक है सर, बैंक अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को बाय या सेल कर रहा है ना, तो फॉरेन करेंसी इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसके लिए अगर कोई भी कमीशन चार्ज किया बैंक ने तो उसको टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? उसके बाद में सर देखो, अगर यहाँ पे आप लोग कोई भी एडिशनल या पेनल इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन ओवर ड्यू लोन, देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो, एक्स ने मोबाइल फोन किसको बेचा? वाई को। कॉस्ट कितना था? 40,000। एक्स ने वाई को क्या ऑप्शन दिया? तो 40,000 रुपीज का हमें हर महीने, सॉरी 11,000 का हर महीने हमें क्या कर, EMI पे कर। तो अभी ये ना वाई एक्स को कितना पे करने वाला है पैसा? 11,000 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा? 44,000 रुपीज हो जाएगा। ये माना जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ किसका माना जाएगा? मोबाइल माना जाएगा। 4,000 रुपीज इंटरेस्ट अलग से नहीं माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन माना जाएगा, उसके हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। सर वाई ने ना एक महीने में कोई तो भी डिले कर दिया जिसके अंदर 500 रुपीज का वाई को पेनल्टी देना पड़ा। इस केस में ये जो पेनल्टी का अमाउंट है ना, ये आपके जो वैल्यू ऑफ गुड्स था ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्योंकि भैया यहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है ना, वो आपको सप्लायर ने दी है, बैंक ने नहीं दी है। और जब अपन ने सेक्शन 15 पढ़ा था तो अपन ने एक पॉइंट देखा था इंक्लूजन्स के अंदर, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन वाला। तो अगर रेसिपिएंट कोई भी एनहांस कॉम्पेंसेशन सप्लायर को पे करता है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। बट सर एक्स ने ना वाई को मोबाइल फोन बेचा, वाई ने क्या किया? 2.5% पर मंथ का इंटरेस्ट ये लिया, ABC लिमिटेड बैंक से ये ले लिया, क्रेडिट ले लिया। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? 40,000 का आपका मोबाइल सप्लाई माना जाएगा और 4,000 रुपीज का आपका क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट। और सर ये इंटरेस्ट जीएसटी में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। यानी कि अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का कितना आ जाएगा? खाली 40,000 रुपीज आ जाएगा। और सर अगर डिले कर दिया और कोई भी पेनल इंटरेस्ट लगा ना 4,000 के ऊपर, उसका भी नेचर क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? डन। सर अगला पॉइंट बात करता है जीएसटी एग्जेम्पशन टू पेमेंट एग्रीगेटर्स ऑन ट्रांजैक्शन अप टू ₹2,000। सर देखो ये क्या बात बोलता कि सबसे पहले अगर कोई भी पीओएस मशीन पे स्वैप हो रहा, तो जो भी एक्वायरिंग बैंक है, अगर वो ट्रांजैक्शन 1,800 रुपीज तक, सॉरी ट्रांजैक्शन कितने रुपीज तक है? 2,000 रुपीज तक। यानी कि समझो ये बायर है, ये कौन है? सेलर। और यहाँ पे आप लोगों का एक्वायरिंग बैंक, यहाँ पे ना लेट से आपका एक्वायरिंग बैंक है, या तो आपके ना पेमेंट के एग्रीगेटर है, जैसे कि पेपाल हो गया,
या पेटीएम हो गया फॉर दैट मैटर, अभी बायर ने इसके थ्रू इसको पेमेंट किया, तो अगर ये ट्रांजैक्शन का वैल्यू 2000 रुपए तक है तो ये जो भी कमीशन चार्ज करेंगे ना, लेट से 1800 रुपीज का ट्रांजैक्शन था, इसने आगे दे दिया 1% कट करने के बाद में 1782 रुपीज, यानी कि 18 रुपीज कमीशन चार्ज किया, तो ये 18 रुपीज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का वैल्यू 2000 से कम था। बट भैया अगर यहाँ पे बायर ने पेमेंट किया रहता था लेट से 2400 का, और अगर अभी 1% कमीशन चार्ज होता था 24 रुपीज, तो ये 24 रुपीज क्या बन जाता था, टैक्सेबल बन गया रहता था। समझा क्या? उसके बाद में सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलती है, एक्वायरिंग बैंक को, यानी कि इनको, कि आप है ना सेलर से कोई भी कमीशन को चार्ज मत करो, अपने को डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है, आपको जो भी रहेगा कमीशन हम लोग पे करेंगे, हम लोग यानी कि कौन पे करेगा, गवर्नमेंट। तो ये एक टाइप का सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सर इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज सारे ROO रीड ओनली वंस कैटेगरी में डालना, और सर सिर्फ एक इंश्योरेंस को याद रखना, अगर आपने लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है जिसका कवरेज 2 लाख रुपए तक है, मैक्सिमम 2 लाख, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। सर अगर कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम ऐसा है जिसका पूरा अमाउंट गवर्नमेंट ने पे किया है, तो वो प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगर कोई भी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, वो भी क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है सर, मिसलेनियस सर्विसेज, अगर आपने आपके बिजनेस को ट्रांसफर किया गोइंग कंसर्न बोल के, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद में सर ध्यान से देखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट है, सॉरी नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा, तो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर चेक करो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बट अगर वो अबाव एग्जेम्पशन लिमिट है जिसके वजह से रजिस्ट्रेशन लेने को लायबल हो रहा है बिजनेस एंटिटी, तो वो सर्विसेज क्या बन जाएगी, टैक्सेबल। सर सेम वे में अगर कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, दूसरे एडवोकेट को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। बट अगर सर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, तो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल का चेक करो, अगर वो अप टू एग्जेम्पशन लिमिट है तो एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अबव एग्जेम्पशन लिमिट है, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। सर अगर सीनियर एडवोकेट ने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी तो एग्जेम्प्ट, सीनियर एडवोकेट ने नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी तो एग्जेम्प्ट, बट सर सीनियर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी या दूसरे इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज दी, तो बिजनेस एंटिटी और फर्म ऑफ एडवोकेट का पिछले साल का टर्नओवर चेक करो, अगर वो अप टू एग्जेम्पशन लिमिट है तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है सीनियर एडवोकेट की, और अगर वो अबव एग्जेम्पशन लिमिट है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने कोई भी सर्विसेज दी तो एग्जेम्प्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर अगर कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा है बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, उसको पेमेंट कैसा भी मिले, पेमेंट कैसा भी मिले, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आप लोगों ने कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कराया या इन इंडिया, इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, इंडिया के बाहर रहा तो एग्जेम्प्ट। फिर ये RWA का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स में देखेंगे और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। हाँ सर, अगर कोई भी ऑनोरेरियम आप गेस्ट एंकर को पे कर रहे हो, टीवी शो पे गेस्ट एंकर को बुलाया, उसको ऑनोरेरियम पे कर रहे हो, कोई भी अलग से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो सर्विसेज टैक्सेबल है। क्लियर है? बस कितना हो गया दोस्तों, 1.5 घंटा खाली, बस सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस मैंने एकदम बहुत ही फास्ट वे में, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में आप लोगों को यहाँ पे समझा दिए। अगर ये लेक्चर आप लोग 1-2 बार सुन लोगे, ट्रस्ट मी 95% एग्जाम्पशन के क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो
छोटा सा एक लाइक कर दो यार, वीडियो पसंद आ रहा रहेगा तो कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और आपके सभी सीए इंटर के फ्रेंड जिनका अटेम्प्ट मई 26 से जैन 27 या फिर सीए में इंटर के फ्रेंड जिनका अटेम्प्ट जून 26 दिसंबर 26 में, वीडियो को शेयर उनके साथ जरूर करना। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।